गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पार्ट ए में से ये वाला विष उपक्रम वाला जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन पॉइंट नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, लाइक 10-15 नंबर में इसका क्वेश्चन आराम से बनता है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विष उपक्रम, तो वो हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 विष का सामान्य चिकित्सा उपक्रम यहाँ हमने डिस्कस करना है। एक मेन जो हमें आचार्य चरक के हिसाब से डिस्कस करना है, ये पूरा श्लोक आपको याद करना है, ठीक है। आचार्य चरक ने क्या है, विष की चिकित्सा के लिए 24 प्रकार की विधियां बताई हैं। यही जो है विष के उपक्रम कहलाते हैं। तो विष चिकित्सा के उपक्रम क्या है, 24 है जो कि आचार्य चरक ने बताए हैं, और ये 24 के 24 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो और इसके लिए आप श्लोक याद कर सकते हैं। मंत्र अरिष्टो उत्कर्तन निष्पीड़न चूषण अग्नि परिषेकः अवगाहन रक्त मोक्षण वमन विरेको उपधानानि, ठीक है। इसमें कुछ श्लोक में खास नहीं है, हिंदी जैसा ही श्लोक है, ठीक है, याद करना है पूरा, क्योंकि 24 उपक्रम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करेगा ना वो बोल देगा 24 चरक चिकित्सा, चरक के अनुसार विष चिकित्सा के 24 उपक्रम लिखिए 5 मार्क्स, तो वो 5 नंबर के लिए भी दे सकता है। वो लिख देगा कि पॉइजन का पूरा जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करते हुए विष चिकित्सा के 24 उपक्रम लिखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। हृदय आवरण अंजन नस्य धूम लेह औषध प्रशमनानि प्रतिसारणम प्रतिविषम संज्ञा स्थापनम लेपे मृत संजीव संजीवन मेव च, यही तक कर लीजिए भाई भले ही, ठीक है, मेव च। फिर आगे तो वही लिखा है विंशतिरेव चतुर अभिधिका, ठीक है, अभिधीर्यते। तो यहाँ तक आप बस इसको कर लीजिए, बाकी आप ये 24 हैं ये वो तो करने की जरूरत नहीं है, इतना बस इतना कर लेना, ठीक है। मंत्र अरिष्टो उत्कर्तन निष्पीड़न चूषण अग्नि परिषेका अवगाहन रक्त मोक्षण वमन विरेको उपधानानि हृदय आवरण अंजन नस्य धूमले औषध प्रशमनानि प्रतिसारणम प्रतिविषम संज्ञा स्थापनम लेपे मृत संजीवन मेवच, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको ये 24 उपक्रम है चिकित्सा के। अब इन 24 में क्या क्या किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक है मंत्र, तो मंत्र चिकित्सा वाला पॉइंट हो गया वो, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला है अरिष्ट बंधन, यानी कि बैंडेजिंग या टाइट टूर्निकेट बांधना, जो कि हमने विष पॉइजन उसमें स्नेक बाइट में भी देखा था एक स्टेप, ठीक है। फिर उत्कर्तन, वहां पे थोड़ा सा चीरा मार दीजिए। निष्पीड़न, वहां पे दबा दबा के वो वहां से आसपास का रक्त निकालो। चूषण, सक करके वहां से रक्त निकालिए पॉइजन मिक्स्ड। अग्निकर्म, वहां पे जला दीजिए। परिषेक, वहां पे साफ करिए, धोइए उसे, ठीक है। अवगाहन माने कि उसको कहीं डुबा के रखिए पानी में, औषध में। रक्त मोक्षण, वहां से रक्त निकालना है। वमन कराना है, पेशेंट का विरेचन कराना है, ठीक है। उपधानानी माने कि जो एरिया आप लिखा है एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिन ओवन द इंसाइज्ड स्कैल्प, माने कि जहां पे भी आपने काटा है उसके ऊपर आपने दवाइयां लगानी है। हृदय आवरण, हृदय कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स का प्रयोग। अंजन हमें लगाना है, नस्य है, धूम है, लेह, ठीक है, ये औषध खाने जैसा लेह होता है, ठीक है। औषध देना है, प्रशमन करना है, वो पॉइजन का शमन करना है, ठीक है। प्रतिसारण करना है, उसे रब करना है। प्रतिविष का प्रयोग करना है। संज्ञा स्थापन, रेससिटेट करना है, होश में लाना है। लेप लगाना है। और मृत संजीवन, यानी कि ये भी एक तरीके का रिवाइव करने का प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये 24 प्रकार के होते हैं चिकित्सा उपक्रम, और इनके बारे में एक एक करके अब हमने डिटेल में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मंत्र के बारे में क्या है। तो मंत्र चिकित्सा क्या है, अब के टाइम पे तो इतनी नहीं होती, पुराने समय में क्या है कि बहुत सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, ठीक है।
बहुत ही सिद्ध पुरुष हुआ करते थे जिनको बहुत अच्छी विद्या थी, बहुत अच्छा ज्ञान था, तो वो उस टाइम पे पुराने समय में मंत्र चिकित्सा किया करते थे। तो यही लिखा है कि मंत्र क्या होता है? मंत्र उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसका विधि विधान के अनुसार जप करके किसी देवता की सिद्धि या अलौकिक शक्ति प्राप्त की जाती है। ठीक है। और किस तरीके के लोग इसे करते थे? तो सत्यवादी, तपस्वी, ज्ञानी, इन लोगों के द्वारा जो मंत्र उच्चारण होता था वो जो है हमेशा ही फल देने वाला होता था, कभी भी व्यर्थ नहीं होता था। ये मंत्र जो है भयानक से भयानक विष को शीघ्र ही नष्ट कर देते थे। ठीक है। लेकिन आज के समय में ऐसे लोग नहीं है, और इसी तरीके के फिर जो है मंत्र चिकित्सा भी इसलिए नहीं है। लिखा है सत्यवादी, ब्रह्म ज्ञानी, तपस्वियों द्वारा जितनी मंत्र मतलब इस तरीके के जो व्यक्ति हैं, जब मंत्र से विष का नाश करते थे तो वो बहुत ही शीघ्रता से विष का नाश हो जाता था। अगर इसके कंपैरिजन में औषधि से करेंगे तो उतनी जल्दी नहीं फायदा होगा, लेकिन मंत्र चिकित्सा से बहुत जल्दी शीघ्रता से ही विष का नाश हो जाता था। उतनी जल्दी औषध प्रयोग से भी वहां पे विष का नाश नहीं होता था। ठीक है। मंत्र की सिद्धि जो है अपने आप में एक कठोर साधना है, और ये अब आज के टाइम में नहीं पाई जाती। इसकी साधना के लिए क्या करना है, इतना कुछ नहीं है, बट आपको ये मंत्र चिकित्सा के अंदर ये वाला पॉइंट आपने लिखना है इसमें। ठीक है। देन नेक्स्ट जो है अरिष्ट बंधन। ठीक है। अरिष्ट बंधन में क्या है कि हमने टूर्निकेट बांधना है, वहां पे एक टाइट सा कपड़ा बांधना है। तो टूर्निकेट में क्या है? टूर्निकेट में अरिष्ट का अर्थ होता है अनिष्ट या मृत्यु सूचक। ठीक है। बेसिक अर्थ है अरिष्ट का कि मृत्यु सूचक होता है। ये विष के वेग का बढ़ना निश्चय ही अरिष्ट सूचक है। जैसे जैसे विष के वेग बढ़ते हैं, आगे आगे स्टेप में जाता है, तो वो ऑब्वियसली क्या है, अपने आप में ही एक अरिष्ट है। और विष क्या करता है? रक्त का आश्रय लेके शरीर में आगे की ओर बढ़ता रहता है। वैसे वैसे ही वो सारे अंगों को जो है नाश करता रहता है। शरीर में विष के प्रतिसारण को रोकने के लिए, कि ताकि वो और ज्यादा फैले ना, तो एक अरिष्ट बंधन, ठीक है, एक टूर्निकेट, एक लाइगेचर जैसा बांधा जाता है, जिससे वो और तेजी से ऊपर की ओर ना फैले। यही बताया हुआ है। तो इसमें क्या बोला है कि सभी प्रकार के सांपों द्वारा शाखा में डस लिए जाने पर क्या करता है? दंश स्थान से, ये इंपॉर्टेंट है, शाखाओं में माने हाथ पैर में कहीं पे काट लिया है, तो दंश स्थान पे जहाँ पे काटा है उसके क्या करना है? 4 अंगुल ऊपर हमको अरिष्ट का बंधन करना चाहिए। यह अरिष्ट कैसा है? कपड़े को चीर कर, चर्म पट से, ठीक है, लेदर से, ठीक है, वृक्ष की अंतः छाल से, इससे बन सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है। कोई भी कोमल वस्तु से, रेशम की डोरी है, ठीक है, रेशम की नालिका है, किसी भी चीज से ये बनाया जा सकता है। और हमने क्या करना है? जो भी दंश स्थल है उससे 4 अंगुल ऊपर बांधना है। इसका यही एक पॉइंट है। ठीक है। इसके अलावा योग्यारिष्ट। अब आता है उत्कर्तन। ठीक है। उत्कर्तन माने होता है इन सीजन चीरा लगाना। तो जहां पे भी कट लगा है, जहां पे भी सांप ने काट दिया है, उसके आसपास इस तरीके से आपने कट मार देने हैं, जिससे क्या होगा कि वो जो उसमें, देखो क्या है कि जहाँ पे जहर मतलब मारा है सांप ने, तो क्या उसके आसपास अभी रक्त मौजूद ही होगा। तो जब रक्त मौजूद होगा, सॉरी, जब जहाँ पे, जैसे ना यहाँ पे काट लिया, ठीक है, मान लो ये 2 उसके दांत है और उसने यहाँ काटा। अब क्या है, इसके आसपास के एरिया में भी थोड़ा सा विष तो अभी हो गई, तो हम क्या करते हैं, टू बी ऑन सेफ साइड, यहाँ पे थोड़े से कट मार देंगे, इस तरीके से चीरे लगा देते हैं इधर। तो आसपास में अगर जो पॉइजन है, जो एक्यूमुलेट हो रहा है विष, वो चीज हम निकाल दें बाहर। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका क्या मतलब होता है? उत्कर्तन माने चीरा लगाना होता है। इसमें बेसिकली क्या करेंगे, जिस प्रकार से जड़ से काट देने पर वृक्ष क्या है, दोबारा से नहीं पनप पाता, उसी प्रकार जब दंश स्थान पे आप काट देंगे तो विष का वेग जो है उतनी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप, क्योंकि मैंने बताया जहां पे उसने डंक मारा है तो उसी के आसपास पहले तो सबसे ज्यादा जहर जाके जमा हो जाता है। तो अगर आप उसके आसपास ही कट मार दोगे तो वहां जो जमा हुआ जहर है, वो सारा क्या है, वो सारा विष जो है बाहर निकल जाएगा और उतनी तेजी से फिर नहीं फैलेगा।
चीरा लगाते समय मर्म स्थान का ध्यान हमेशा रखना है, ठीक है। और यदि दंश स्थान जो है मर्म स्थल पर ही है, मान लीजिए उसने सांप ने कहीं किसी मर्म स्थान पे ही काट दिया, तो हमने क्या करना है, उधर ही नहीं चीरा लगाना है, उससे थोड़ा सा हट के चीरा लगाइए, ठीक है, उससे थोड़ा सा हट के आगे की ओर चीरा लगाना है। देन नेक्स्ट स्टेप है निष्पीड़न। निष्पीड़न यानी दबा के निकालेंगे। अब आपने ऐसे इंसिजन लगा दिया, आप क्या करेंगे, दबा के उसको वहां से रक्त निकालने की कोशिश करेंगे। तो निष्पीड़न में क्या होता है, निष्पीड़न का अर्थ है दबाना या दबाकर निचोड़ना, ठीक है। और सर्पदंश के बाद जब हमने उसके चारों ओर, जहां पे भी उसने डंक मारा था उसके चारों ओर क्या किया, हमने चीरा लगा दिया। चीरा लगाने के बाद क्या करना है, वहां से दबा दबा के रक्त को निकालना है। और इस तरीके से क्या होता है, रक्त के साथ ही वहां पे आसपास जो मौजूद विष होता है वो भी ज्यादा से ज्यादा विष बाहर निकल आता है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने एक और पॉइंट इसके बारे में बताया है, क्या बोला है कि मर्म स्थान और संधि स्थान में स्थित विष को दबाकर बाहर निकालें, ठीक है। जहां पे भी मर्म स्थान है, संधि स्थानों पे अगर काट लिया है तो वहां से दबा दबा कर विष को बाहर निकालें। और ऐसा करने से क्या होगा, विष का वेग जो है ठीक उसी प्रकार आगे की स्टेजेस, माने विष जो है आगे की स्टेजेस में नहीं कन्वर्ट होगा। जिस प्रकार अगर आप एक बीज का नाश कर दें तो उसका अंकुर पनप नहीं पाता, ठीक है। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट स्टेप है चूषण, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वहां से सक करके पॉइजन बाहर फेंकना है। तो चूषण का अर्थ होता है चूसना या चूस चूस कर निकालना। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सर्प दंश का छेदन करने के बाद उसका जो रक्त है, माने जब वहां पे चीरा लगा दिया तो उसको क्या करना है, रक्त को हम लोग चूस कर यहाँ पे रक्त को चूस के बाहर निकालने का निर्देश दिया गया है। और इसको किस प्रकार से आचूषण करना है, ठीक है, कैसे वहां से चूस के सारा जो विष है और रक्त है वो सारी चीज बाहर निकालनी है। उसके लिए बोला है कि चूषण कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, चूषण कर्म करने वाले को भली प्रकार आश्वस्त हो जाना चाहिए, ठीक है, कि उसके मुंह में कोई घाव या छाला तो नहीं है। अगर उसके मुंह में ना कोई ओपन वुंड होगा, कोई खुला छाला है, कोई घाव है खुला हुआ, तो क्या है, जैसे ही वो मुंह से ही तो सक करेगा, तो जैसे ही पॉइजन आता है वो क्या है, जो कट लगा हुआ है, जो ओपन वुंड है, उसके थ्रू वो पॉइजन क्या है उस व्यक्ति में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि क्या करे वो, ध्यान रखे कि उसके मुंह में किसी तरीके का ओपन वुंड, किसी तरीके का छाला, ये सारी चीजें ना हो। अन्यथा क्या होगा कि उसमें ही विषाक्तता जो है उत्पन्न हो जाने का खतरा है, उसमें ही पॉइजनिंग हो जाएगी उस व्यक्ति में। वो किसी और की जान बचाना चाह रहा है, वो खुद ही जो है पॉइजन से ग्रसित हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखना है चूषण से पहले, ठीक है, चूसने से पहले क्या करे वो व्यक्ति, चूसे जाने वाले स्थान को अच्छे से धो के साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अपने मुंह में वो क्या करे, घी का लेप लगा ले और मुंह को जौ के आटे से, ठीक है, या किसी वस्त्र से या फिर सैंड से अपना मुंह भर ले, ठीक है। और उसके बाद आचूषण करना शुरू करे। तो क्या होगा कि जो भी वो चूसेगा ना, वो सारा पॉइजन क्या होगा, वो कहीं ना कहीं ये जो सैंड है, जौ का आटा है, वस्त्र है, इसमें वो चीज एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उसको जो है थूकने में आसानी रहेगी। अदरवाइज क्या रहता है कि वो भी लिक्विड है, कहीं ना कहीं क्या है, एनगल्फ हो जाएगा, निगल लेगा वो व्यक्ति, इस चीज का खतरा रहता है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं वो लोग, कि ऐसे मुंह में कुछ पहले से ही भर लेना है, चाहे वो जौ का आटा हो, ठीक है, वस्त्र हो, बालू हो, इस तरीके की कोई चीज भर लेना है जिससे जो विष को निगलने का चांस है वो कम हो जाए और वो सारा विष इन्हीं चीजों में एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर आचूषण करने के बाद आराम से इनको थूक के बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। और क्या करना है, चूषित रक्त को अविलंबित थूक कर विषनाशक औषधियों से गंडुश कर लेना चाहिए। और जब आचूषण वाला काम पूरा हो जाए तो फिर क्या करे वो व्यक्ति, विषनाशक औषधियों से मुंह में गंडुश करे, ठीक है। और विष को तो थूक दिया, थूकने के बाद विषनाशक औषधियों से गंडुश करे, ठीक है। ये सब है जो आपको ध्यान रखना है। देन अग्निकर्म।
अग्निकर्म का क्या मतलब है, वहां पे जला देना या दागना। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी सर्पदंश वाला है एरिया, वहां पे हमने कट मारा है, चूषण किया है, उसके बाद ना कट मारने के बाद, चूषण करने के बाद वहां पे उसका दहन कर देना चाहिए, ठीक है। और लेकिन जो मंडली सर्प है, क्योंकि वो पित्तज प्रकृति का है, दहन भी क्या है, कहीं ना कहीं उष्णता का गुण है, पित्तज से रिलेट कर सकते हैं, तो इसीलिए कभी भी मंडली सर्प के काटने पर हमें ये अग्निकर्म वाला प्रोसीजर नहीं करना है, और दर्वीकर या फिर दूसरा राजीमान काटे तो ये काम करना है। तो इसके लिए क्या बोला है कि दहन कर्म जो है हमें स्वर्ण अथवा लोहे की शलाका को अग्नि में तपाकर करना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हम क्या कर रहे थे, हेम प्राशन भी एक विष में यूज कर रहे थे, वो क्या था, स्वर्ण के ही योग थे। तो इसमें भी वही बोला है कि दहन कर्म के लिए कैसी शलाका यूज करें, या तो सोने से निर्मित या लोहे से निर्मित हो, ठीक है, उसको आग में तपाकर अथवा पीपल के डंठल, अगर हमारे पास शलाका नहीं है तो पीपल के डंठल आदि को जलाकर क्या करें, उससे आपने जला देना है। इसके अलावा क्या है, आजकल तो इलेक्ट्रिक कॉटराइजेशन होता है, केवल इतना ही ध्यान रखेंगे इसमें। देन नेक्स्ट पॉइंट है परिषेक। अब क्या करना है, परिषेक करना है, छिड़काव करना है, छींटे मारना है, ठीक है। तो क्या है कि बिकॉज ऑफ पॉइजन, जहर के कारण क्या है, पेशेंट जो है अनकॉन्शियस भी हो रहा होता है, बेहोश हो रहा होता है। तो हम क्या करें, रोगी के संज्ञा नाश को रोकने के लिए, यानी कि बेहोश ना होता रहे, होश में लाने के लिए उस पे क्या करें, लगातार ठंडे पानी के छींटे उसके मुंह पे डालते रहें ताकि वो बेहोश ना हो। देन नेक्स्ट स्टेप इज अवगाहन। तो अवगाहन में क्या करेंगे, इसका मतलब होता है स्नान या निमंजन। इसमें क्या करें, रोगी को शीत जल से स्नान कराते रहें, और शीत जल में भिगोया हुआ तौलिया भी उसके सर पर रख दें, शरीर पर रख दें, पोंछना तथा सिर पर बर्फ की थैली रख दे, ठीक है। मतलब जिस इसका भी मेन मोटिव यही है कि अनकॉन्शियसनेस जो है पेशेंट में ना होने दिया जाए पेशेंट को, क्योंकि जहर के कारण बेहोश होने लगता है। देन नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण में क्या करना है कि रक्त के विष से दूषित हो जाने पर क्या होता है, मनुष्य की प्रकृति भी दूषित हो जाती है अथवा वो मर जाता है। मेन जो है रक्त के थ्रू ही विष फैलता है। तो हमने क्या करना है कि रोगी को बचाने के लिए, रोगी की प्राण रक्षा के लिए हमने दूषित रक्त का विस्त्रावण करा देना है, और यही जो है एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में इसके लिए प्रक्षान है, श्रृंगी, जलौका, व्यधन, ठीक है। इस तरीके के ये सारे क्या है, टाइप्स ऑफ रक्त मोक्षण है, ये सारे हमने काम करने हैं। ये आपने ध्यान रखना है, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि रक्त के थ्रू जो ब्लड फैल रहा है, सॉरी, रक्त के थ्रू जो विष फैल रहा है, ठीक है, जहर क्या है रक्त के थ्रू ही ट्रेवल ट्रेवल करता है, तो वो चीज बचाने के लिए हमने रक्त मोक्षण कर देना है, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट कर्म इज वमन कर्म। अब पेशेंट के शरीर का शोधन भी करना है हमने, तो उसके लिए क्या करेंगे, वमन एवं विरेचन से क्या है, शरीर से विष को बाहर निकालने का, ये वमन प्लस विरेचन विष को शरीर से बाहर निकालने का एक अच्छा उपाय है, शरीर का शोधन हो जाएगा। साथ ही साथ हृदय की रक्षा करते हुए इनका विधि पूर्वक जो है प्रयोग करना चाहिए। पूर्व कर्म, पश्चात कर्म, ये सभी चीजों का यहाँ हमने प्रयोग करना है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यथा आवश्यक जो है पालन आपने इनका करना है। इसमें इसके बारे में ये बोला है, बाकी तो कुछ खास नहीं है। आज की चिकित्सा में जो है इसी वमन का नाम स्टमक वॉश दिया जाता है, और बस केवल इतना ध्यान रखें कि वमन विरेचन का मेन रोल यहाँ पे क्या है, शरीर में शरीर का शोधन करना, विष को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। विरेचन का भी जो है सेम प्रयोग है, इसमें भी क्या है, अभी ऊपर ही पढ़ लिया। दोनों आप ना यहाँ पे हेडिंग डाल देना, वमन एंड विरेचन, दोनों में ये सेम पॉइंट लिख देना, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट आता है उपाधान, ठीक है, उपधान। तो उपधान में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिन। तो दवाई यहाँ पे हम अब लगाएंगे, तो इसमें क्या है, मेन हमने आचार्य चरक के हिसाब से पढ़ना है, तो वो ही देखेंगे। लिखा है कि जब विष के प्रभाव से
जब विष के प्रभाव से क्या है, कफ मार्ग दूषित हो जाता है, तो क्या है, स्रोतस अवरोध भी होता है, वायु का संचरण बंद हो जाता है और विष ग्रसित मनुष्य जो है मरने लगता है। ठीक है, तो उसको हमें भली भांति आश्वासन देना है। और ऐसी स्थिति में पड़े हुए मनुष्य जब उसके असाध्यता के लक्षण उसमें उपस्थित ना हो, तो उसके सिर पर यहाँ पे मेन क्या करना है, काग पाद पत, इस तरीके से। ठीक है, एक जैसे कौवे का हाथ है उस तरीके का एक निशान बनाना है सर पे, उसके सर में बीचों बीच, और उस पे क्या करना है, बिल्व के समान समतल कल्क का लेप कर दे, माने इस तरीके का एक कट बनाए उसके सर पे और इसके ऊपर ना ऐसे औषधि का लेप लगा दे, औषधियां भर दे, तो क्या होगा, औषधि यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है और विषनाशक की तरह काम करती है। इसमें हम मालकांगनी है, सोंठ है, मरीच है, पीपर है, कायफल, इस प्रकार की औषधियों का भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने मेन ध्यान रखना है। औषधि नहीं भी याद होगी तो कोई बात नहीं, बस ये बस लिख देना कि उपाधान जो है, उपधानान उपधान जो कर्म है, इसमें क्या करना है, रोगी के सर में एक काग पद, ठीक है, कौवे के जैसे पैर हो उस तरीके का कट मार के उसके ऊपर औषधियों का लेप लगाना है, बस इतना लिख देना है इसके अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हृदय आवरण। अब क्या है, हृदय भी दूषित हो रहा है रक्त के कारण, तो सॉरी, हृदय विष के कारण दूषित हो रहा है, तो अब इससे भी हृदय को भी हमें क्या है, विष से बचाना है, जहर से बचाना है। तो क्या करना है, हृदय आवरण का मतलब ही होता है हृदय को सुरक्षा प्रदान करना और उसको क्या है, बल और सक्रिय की रक्षा करना, माने वो अपना नॉर्मल काम करते रहे, उसका बल, उसके बल की रक्षा करनी है और हृदय को ओवरऑल हमें सुरक्षा देनी है पॉइजन से, विष से। ठीक है, तो उसके लिए जो कर्म किया जाए वो हृदय आवरण है। तो विष और हृदय, ठीक है, विष के हृदय और मस्तिष्क पर आक्रांत होने पर जो है रोगी की मृत्यु हो जाएगी। अगर विष हृदय में और मस्तिष्क में पहुंच जाएगा रोगी के, तो रोगी की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए क्या है कि विषाक्तता, इन दोनों अंगों की रक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माने कि पॉइजनिंग के केस में इन दोनों का चीज का हमें ज्यादा ध्यान रखना है, हार्ट का एंड मस्तिष्क का, ब्रेन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर पहुंच जाएगा तो रोगी मर जाएगा। इसमें प्राचीन काल में मधु या घृत का पान कराया जाता था, इसके लिए स्वर्ण गैरिक को जल में घोलकर पिलाते थे। ठीक है, और क्या क्या करते थे इस काम, इसके लिए कावे के मांस को स्विन्न करके उसके रस को, रस का क्या करना है, बकरे का ताजा खून पिलाने का विधान है। तो इस तरीके की अलग अलग चीजें पुराने टाइम पे की जाती थी हृदय को बचाने के लिए। ठीक है, कि जैसे क्या करते थे, मधु या घृत का पान करा दो, स्वर्ण गैरिक को जल में घोल के पिला दो, ठीक है, और कौवे के मांस का रस पिला दो उसको। ठीक है, साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं कि बकरे का ताजा खून पिला दो। इस तरीके की चीजें वहां पे हृदय को और मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहर से बचाने के लिए की जाती थी। देन नेक्स्ट जो हमने देखना है वो होता है अंजन कर्म। तो अंजन कर्म में क्या होता है, विष के प्रभाव से क्या होता है, जब दुष्ट सॉरी विष के प्रभाव से जब दृष्टि शक्ति का विनाश होने लगता है, ठीक है, तो तब वहां पे अंजन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किस किस प्रकार की औषधियां ले सकते हैं, देवदारू, शुंठी, मरीच, दो तीन नाम याद कर लेना है, आदि, इन सभी को क्या करना है, संभाग में लेके बारीक चूर्ण करें, फिर क्या करना है, बकरे के मूत्र में उसको पीसकर आंख पर लगा लेना है। तो ये अगर जहर के कारण आंखों की रोशनी जा रही है, दृष्टि नाश हो रहा है धीरे धीरे पेशेंट का, तो इस प्रकार का अंजन बना के वहां पे हमने लगाना है उसकी आंखों में। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे नस्य कर्म। तो नस्य कर्म में क्या करना है कि जब रोगी के सर में वेदना होती है बिकॉज ऑफ पॉइजन, भारीपन, आलस्य, हनुस्तंभ, ठीक है, यानी कि जो जॉ लॉक है इस तरीके का, ठीक है, गल ग्रह है, मन्या स्तंभ, इस तरीके की चीजें जब उसे होने लगती हैं, तब हमने वहां पे नस्य का प्रयोग इन पेशेंट्स के केस में करना है, क्योंकि विष का जो वेग है उसके कारण क्या है, आंखें, नाक, कान, जिह्वा, कंठ, ये सभी जो है अवरोध होने लगते हैं। तो इस वजह से हमने नस्य का प्रयोग वहां पेशेंट में कराना है। नेक्स्ट है इसी तरीके से धूम। तो यहाँ पे धूम में क्या है, औषधियों के धुएं से क्या होता है कि औषधियों के धुएं का पान करने से, उस धुएं को इनहेल करने से जो भी बंद स्रोतस है बिकॉज ऑफ विष, वो सारे खुल जाएंगे। ठीक है, तो
क्या है, विषनाशक धुएं को अंदर जाकर विषाक्तता का नाश करता है। तो हमने विषनाशक औषधियों से जो है यहाँ पे धुआं पेशेंट को देना है, विषनाशक औषधियों को जला के उसका धुआं देना है। इससे उसके जो स्रोतस है वो बंद है वो खुल जाएंगे। तो क्या होती हैं ऐसी औषधियां, तो जैसे लाख है, खश है, श्वेत अपराजिता है, ठीक है, तेजपाल है, तेजपत्र है, गुग्गुल है, भिलावा है, इस तरीके के जो है औषधियां दे सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है लेह। लेह में क्या करना है, कुछ उसको चाटने के लिए देना है, ठीक है। तो लेह में क्या होता है, लेह का मतलब ये चाटना। तो इसमें हम बेसिकली क्या देंगे कि विष का प्रभाव से क्या होता है, मुंह और कंठ भी उसका एक जो है सूखने लगता है। तो मुंह और कंठ जो सूखने लग रहा है बिकॉज ऑफ विष, उस उससे बचाव के लिए, उसकी शांति के लिए हमने क्या करना है, औषधि को आसानी से गले से नीचे उतरने में सहायता होती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लेह का प्रयोग करना है। उसको कुछ औषधियां हमने इस तरीके की देनी है जो कि उसके मुंह में जो सूखापन है, उसके गले में जो सूखापन है, उस चीज में उसको थोड़ा लुब्रिकेट करे और उसको थोड़ा फिर निगलने में आसानी हो। ये चीज ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है औषध। तो औषध बहुत सारी होती है जो पॉइजन के लिए दी जा सकती है। इसमें आप एक ये जैसे अजित अगध है, ठीक है, अजय घृत है, अमृत घृत है, अमृत सर्पी, इस तरीके से नाम ध्यान रख लीजिए। ये सब क्या है, अगध है एक प्रकार से जो विष के अपोजिट काम करेंगे। देन नेक्स्ट होता है प्रदमन। प्रदमन में क्या किया जाता है कि तीक्ष्ण कुछ तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं जिनको ड्राई चूर्ण फॉर्म में लेके नाक में फूंक देते हैं, ठीक है। तो प्रदमन की क्रिया लास्ट में की जाती है। इसमें क्या करते हैं, नली में रखकर औषधियों को नासा में जो है फूंक मार के अंदर डाल देते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि वो ड्राई पाउडर है तो अंदर जाके नाक की जो म्यूकोजा है, ठीक है, नेजल म्यूकोजा, उसको वो इरिटेट करेगा और पेशेंट को जो है होश में आने में थोड़ी सहायता होती है। और ये औषधियां भी क्या है, विषनाशक होती हैं। देन प्रतिसारण करते हैं। तो प्रतिसारण में क्या है कि जहाँ पे भी हमने प्रक्षालन किया है, जहाँ पे काटा था पेशेंट को, ठीक है, उस स्थान पे क्या करना है हमने कि जब रक्त वहां से अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, आपने वहां पे इंसिजन मारा, दबा दबा के रक्त निकालने की कोशिश की लेकिन वो नहीं निकल पा रहा है, तब आपने क्या करना है, वहां पे घर्षण क्रिया करनी है, वहां पे एक तरीके से स्क्रबिंग करनी है ड्राई चूर्ण से, ठीक है। इससे कैसे, किस चीज का चूर्ण है, शुंठी, मरीच, पिपली, इन सब के चूर्ण को क्या है संभाग में लेकर कपर छान करके जो दंश स्थान है उस पे इसका घर्षण करना है, स्क्रबिंग करना है, इससे रुका हुआ रक्त बहने लगता है। देन आप और क्या देंगे, फिर देंगे प्रतिविष यानी कि एंटीडोट्स। तो ये बस इसमें ये लिखिएगा कि जांगम जो है प्लांट ओरिजिन का विष एनिमल ओरिजिन का एंटीडोट है और वाइस वर्सा, ठीक है। तो जांगम विष जो है वो स्थावर का और स्थावर विष जो है जांगम का एंटीडोट होता है। इसको केवल इतना ही इसमें एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है संज्ञा स्थापन की बात करेंगे। तो संज्ञा स्थापन क्या है, पेशेंट को होश में लाने के लिए पेशेंट को क्या है, ये पॉइजन के कारण क्या है, विषाक्तता हो गई है, बेहोशी हो रही है। तो उसको क्या करना है कि तीव्र विषाक्तता से ग्रसित जो व्यक्ति है उसमें क्या है, संज्ञा नाश हो गया है और रोगी की आंखें खुली की खुली रह गई हैं, गर्दन लटक गई हैं, ठीक है, मतलब अब जो है बेसिकली वो अनकॉन्शियस हो गया। तो हमने तब वहां पे तीक्ष्ण प्रधमन नस्य वहां पे देना है, ठीक है, ड्राई चूर्ण फॉर्म में औषधियां उसकी नाक में फूंक देनी है। इससे क्या होता है कि नाक का जो म्यूकोजा है वो इरिटेट होता है और यहाँ पे ना नर्व्स होती हैं कुछ जो ब्रेन में कनेक्ट हो रही होती है, तो वो सीधे सीधे ब्रेन में सिग्नल पहुंचाती है और एक तरीके से पेशेंट जो है वापस से कॉन्शियस हो जाता है। ये चीज करनी है, ठीक है। इसके अलावा और एक ये जो है ये वाला पॉइंट कि काग वर्ण के, ठीक है, कागपाद व्रण के व्रण में रक्त वाला चर्म या मांस अथवा रखना है, ठीक है, या कल्क रख दे। माने एक तो ये करें आप तीक्ष्ण नस, से दूसरा क्या करें, इस तरीके का जैसे कौवे का पंजा हो ऐसा एक निशान, ऐसा एक इंसिजन उसके सर पे लगाएं, उसमें मांस, एक कच्चा मांस रख दे। कच्चा मांस रखने से क्या होगा, उस नॉनवेज जो कच्चा मांस रखा है उसके सर पे, उसमें जो है विष विष एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, इस जो इंसिजन मारा है ऐसा, इसके ऊपर औषधियों का लेप लगा दें। ये भी जो है उसके
कॉन्शियसनेस को रिगेन करने में हेल्प करेगा। देन लास्ट जो दो फिर लास्ट स्टेप में, एक है लेप, एक है मृत संजीवन। तो लेप के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रतिसारण कर्म करके यदि रक्त अधिक निकलने लगे, ठीक है, जब प्रतिसारण कर्म कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सारे प्रोसीजर जो हमने रक्त निकालने के किए हैं वो सब करने पे रक्त जो है जब अधिक निकलने लगता है तो फिर वहां पे क्या है, शीरी वृक्ष, जिन वृक्षों से शीर निकलता है उन वृक्षों का शीर लेके उनका कल्क बना के जो है हमें वहां पे फिर लेप करना चाहिए, जिससे एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है रुक जाए, ठीक है। ये लेप है, एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए लगाएंगे। देन नेक्स्ट होता है मृत संजीवनी। संजीवन में क्या होता है कि ये ना एक प्रकार की प्राचीन विद्या थी जिससे कि मरे हुए लोगों को पुनः जीवित किया जाता था, लेकिन ये आजकल लुप्त हो चुकी है, अब ये नहीं पाई जाती। तो इस मृत संजीवन नाम का अब एक औषध का प्रयोग चरक संहिता में पाया जाता है, ठीक है। बस इतना आपने ध्यान रखना है। ये सारे हो गए 24 उपक्रम ऑफ विष चिकित्सा जो कि आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है, ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से इसको। ठीक है, एंड अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है, कि पॉइजनिंग का मैनेजमेंट मॉडर्न के अकॉर्डिंग। अभी हमने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो है 24 उपक्रम देखे थे, अब हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है? तो पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपने करना है रिससिटेशन। पेशेंट को जिंदा रखिए पहले, तो सबसे बड़ी बात है, उसको होश में ही रखिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड आप ध्यान देंगे, जो क्या है अनएब्जॉर्ब पॉइजन है, अनएब्जॉर्ब पॉइजन कहीं पे भी उसके कपड़ों में पड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। अगर उसने खाया है कोई जहर तो अभी पेट में पड़ा हो सकता है, एकदम झटके से एब्जॉर्ब नहीं होता पेट से कुछ भी, ठीक है। तो वो अनएब्जॉर्ब पॉइजन आपने निकालना है सेकंड स्टेप में। तीसरे स्टेप में पॉइजन के ट्रीटमेंट में आपने एंटीडोट का प्रयोग करना है। चौथे स्टेप में क्या करना है, जो एब्जॉर्ब हो गया है पॉइजन उसको निकालने के उपाय करने हैं। पांचवें स्टेप में जो भी सिम्टम्स हैं, कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं पॉइजन के, उसको ट्रीट करिए। और छठे स्टेप में जो है उसके ओवरऑल वाइटल्स का ध्यान रखिए। तो इस तरीके से 6 स्टेप में मॉडर्न के अकॉर्डिंग पॉइजन का ट्रीटमेंट होता है। अब एक एक करके इन सारे ही स्टेप्स को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला जो टर्म है वो है रेससिटेशन। तो रेससिटेशन में क्या करना है, मैंने बताया इसमें पेशेंट को वापस से होश में लाना होता है। तो इसमें 3 चीजें आती हैं। रिवाइवल, पहले उसको वापस से होश में लाओ, जिंदा करो, ठीक है। फिर वेंटिलेशन करो, और फिर उसके बाद जो है उसका लो बीपी हो जाता है, हाइपोटेंशन, उसका जो है ट्रीटमेंट करना है। तो रेससिटेशन या रिवाइवल बेसिकली इसमें आप खाली ये हेडिंग डालिएगा, ठीक है, 1 2 3, इनके डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। रेससिटेशन लिखेंगे, रेससिटेशन में आप लिख देना रेससिटेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, ठीक है, रिवाइवल, वेंटिलेशन एंड ट्रीटमेंट। और अब जो है आप खाली रेससिटेशन के बारे में ये वाला पॉइंट्स जो है इसमें से अभी जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपने लिखना है, ठीक है। तो क्या देखना है, पहले तो रेससिटेशन मैंने बताया, वापस से उसको होश में लाना, बेहोश हो रहा है तो अब सारे हम ऐसे काम करेंगे जिससे वो वापस से थोड़ा अपना होश में आए। तो प्रायोरिटी ऑफ द फिजिशियन क्या है कि जो भी पॉइजनिंग का केस अटेंड करा है तो उसकी पहली प्रायोरिटी ये है कि पेशेंट को जो है जिंदा रख पाए, ठीक है, मरे ना, पेशेंट मरने से बचाए उसको, तो रिवाइव करे, रिससिटेट करे। तो एज अ फिजिशियन वन शुड विजिलेंट टुवर्ड्स द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड द सिस्टम। तो इसी वजह से क्या है, उस फिजिशियन को ध्यान रखना चाहिए कि उस पेशेंट का जो है बाकी सिस्टम्स ऑर्गन प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उसको कार्डियक एक्टिविटी एंड ब्लड सर्कुलेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। आपने ना रेससिटेशन में ABC लिख दीजिएगा, रेससिटेशन में ABC,
ABC, ठीक है, यानी कि एयरवे आपने देखना है, ब्लड यहाँ एयरवे देखना है, ठीक है, ब्लड देखना है, एंड आपने यहाँ पे देखना है सर्कुलेशन, ठीक है। अभी इसमें आई गेस लिखा ही होगा ABC, अभी मैं बताती हूँ। तो पहले आपने यहाँ पे कार्डियक एक्टिविटी देखनी है, ब्लड सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने देखना है, अगर ना कई बार क्या होता है कि पेशेंट का आर्टिफिशियल डेंचर होता है, माने नकली दांत भी लगे हुए होते हैं, तो वो चीज हमने रिमूव कर देनी है। उसके अलावा इससे क्या करना है, ये तो खैर डेंचर वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 2 ये ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट में रेससिटेशन में ध्यान रखेंगे कि जैसे ओरल कैविटी में ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस, ठीक है, कुछ ना कुछ हो रहे होंगे उसके, तो ये जो है आपने लगातार उसको बाहर सक करके फेंक देना, हो सकता है क्योंकि उसमें पॉइजन भी हो, ठीक है, तो ये चीज आपने हटानी है। इसके अलावा जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेहोश है, ठीक है, एंड व्हेन हिज कफ रिफ्लेक्सेस हैज सीज्ड, और माने एक बेहोश पेशेंट है और उसका कफ रिफ्लेक्स बंद हो गया, खांस नहीं पा रहा अब वो, तो आपने क्या करना है, एक एंडोट्रेकियल ट्यूब उसके गले में डाल देनी है, ठीक है। और इसके अलावा ये करेंगे। देन इफ द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर है, सांस नहीं आ रही उसको, तो आपने फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कि वेंटिलेटर पे उस पेशेंट को डाल देना है। तो ये सारी चीजें आपने करनी है। रेससिटेशन में पेशेंट को आपने मेनली होश में बनाए रखना है, तो उसके लिए आपने बाकी पूरे सिस्टम शरीर में प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये देखना है, उसका कार्डियक एक्टिविटी, उसका सर्कुलेशन मेंटेन करवाना है, ठीक है। रेस्पिरेशन अगर उसका काम नहीं कर रहा है तो आपने उसको वेंटिलेटर पे डाल देना है। उसके मुंह में, गले में किसी प्रकार के कोई सिक्रीशन है, ठीक है, तो उसको आपने बाहर निकाल देना है सक करके, ठीक है। साथ ही साथ कोई बेहोशी हो गया पेशेंट तो उसके गले में एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल देना है। ये सारा पॉइंट आपने रेससिटेशन में करना है। सेकंड स्टेप था कि जो पॉइजन अनएब्जॉर्ब्ड है उसको आपने पहले तो हटाना है, ठीक है। जो एब्जॉर्ब हो गया वो हम बाद में हटाएंगे, लेकिन जो अभी अनएब्जॉर्ब्ड है वो भी तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, तो सबसे पहले आप उसको हटाएं, ठीक है। तो अनएब्जॉर्ब पॉइजन को हटाने के लिए इसमें अलग अलग बातें बताई हैं कि मान लीजिए कोई जो है कांटेक्ट पॉइजन टाइप है, ठीक है, तो कांटेक्ट पॉइजन माने कोई टच से जिसका जहर लगाओ, तो कांटेक्ट पॉइजन को क्या करना है कि उसकी वॉशिंग करनी है उस पर्टिकुलर एरिया की विथ क्लीन वाटर एंड सोप, ठीक है, सोप, साबुन और पानी से, मान लीजिए उसके हाथ में कांटेक्ट पॉइजन से इस तरीके से यहाँ पे कोई पॉइजनस सब्सटेंस का कांटेक्ट हुआ और फिर उसमें वो जहर फैला है, तो आपने सबसे पहले जैसे ही इसको अस्पताल में लाएंगे पहले तो इसको होश में रखना है, उसके बाद तुरंत यहाँ पे क्या करना है, इसको साबुन और पानी से धो दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनएब्जॉर्ब्ड अब भी बचा होगा। और ये आपने कांटेक्ट पॉइजन, कुछ पॉइजन जो उसने जो वो इनहेल करके आया है उसको आप कैसे बचाएंगे, रिमूव करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पेशेंट को फ्रेश एयर में भेज दे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करें, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजनेशन उसको देते रहें। अगर कोई इंजेक्ट करके आया है पॉइजन, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपने जो है पहले तो जहां पे भी इंजेक्शन मारा है उस इंजेक्शन वाली जगह पे आपने एक मोटा टूर्निकेट बांध देना है, कपड़ा, ठीक है, या कुछ भी टूर्निकेट बांध दीजिए, और उसके बाद जो है आइस पैक लगाइए, वहां पे चीरा मारिए और उस चीज को सक करके निकालिए। इसके अलावा अगर किसी कोई खा के आया है पॉइजन, तो आप कैसे रोक सकते हैं, रिमूवल ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन कैसे होगा, वहां पे आपने उल्टी करानी है उसको, या फिर आपने उसका विरेचन कराना है जिससे जो पेट में मौजूद है जहर वो बाहर निकले, ठीक है। जो बेस्ट है वो गैस्ट्रिक लेवाज है, परगेशन तो नहीं, विरेचन तो कुछ खास काम नहीं करेगा। उल्टियां आपने फटाफट उसको करानी है जिससे कि जो पेट में पड़ा हुआ पॉइजन है जो कि अनएब्जॉर्ब्ड है वो आपने क्या करना है, बेसिकली निकालना है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ना जो ये गैस्ट्रिक लेवाज होता है ये अपने आप में ही एक अलग पॉइंट है, ठीक है,
कि जो हम वॉमिट करा रहे हैं, देखो अभी तक हमने पॉइजन का मैनेजमेंट जो मॉडर्न के अकॉर्डिंग करते हैं उसमें 2 पॉइंट देखे हैं, ठीक है। एक तो ये कि पहले पॉइंट में आपने क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट जिंदा है या नहीं उसको रेसिसिटेट करना है एनी हाउ, ठीक है। पहले तो आप उसे जिंदा रखिए, तभी आप आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। स्टार्टिंग में पेशेंट मर गया तो कोई फायदा नहीं है आपका आगे की कहानी का, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को रिससिटेट करिए। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में आप पेशेंट का जो भी अनएब्जॉर्ब पॉइजन है उसको हटाइए। तो वो कैसे हटाएंगे, मान लीजिए पेशेंट जो है, यहाँ पे देखो, मान लीजिए पेशेंट जो है किसी कॉन्टेक्ट पॉइजन का शिकार था, तो आपने क्या करना है, जहां से भी पॉइजन गया है शरीर में उस जगह को साबुन पानी से अच्छे से धो दीजिए। अगर इनहेल करके आया है कोई पॉइजन, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसे फ्रेश एयर में शिफ्ट करिए, ऑक्सीजन दीजिए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन लगवाइए। अगर पेशेंट जो है कोई पॉइजन इंजेक्ट करके आया है तो इंजेक्शन वाली साइड पे क्या करो, टूर्निकेट बांध दो, वहां पे आइस पैक लगाओ, इंसीजन कट मारो और ब्लड को सक करके वहां से निकालो। और अगर कोई पॉइजन खा के आया है तो क्या करो, गैस्ट्रिक लेवाज करा दो, उल्टी करा दो, पेट की सफाई करा दो। तो अब जो ये गैस्ट्रिक लेवाज है, वॉमिटिंग है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है गैस्ट्रिक लेवाज में अकेले भी क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में कि एक्सप्लेन व्हाट इज गैस्ट्रिक लेवाज 5 मार्क्स, ठीक है, ऐसे आ जाता है, तो आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक लेवाज में क्या होता है, पहले बेसिक वॉमिटिंग के बारे में बताया, देन गैस्ट्रिक लेवाज बताएंगे। तो वॉमिटिंग के लिए क्या है, इसका इंडिकेशन क्या होता है, ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू आवर्स ऑफ द इंजेस्टेड पॉइजन एक्सेप्ट व्हेन द पॉइजन इज कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। अगर कोई ऐसा पॉइजन है जो कि कोरोसिव है, जला देने वाला है, एसिड है, एल्कली है, ठीक है, भयंकर रूप से जो है ये जला दे, तो हम इसको कभी भी बाहर नहीं निकालेंगे। बाहर निकालेंगे तो क्या है, एक बार तो वो गया ही गया शरीर में, अब वो जितना डैमेज उसने नीचे जाते हुए नहीं किया होगा ना, अब आप उसे उल्टी करवा के ऊपर निकाल रहे हैं वापस, तो वापस वो पूरे जीआई ट्रैक में जलाते हुए ऊपर जलन करते हुए पेशेंट को भयंकर रूप से परेशान करते हुए बाहर निकलेगा। तो कभी भी कोरोसिव पॉइजन्स के केस में, ठीक है, भयंकर प्रकार के एसिड खा लिया है किसी ने, भयंकर प्रकार का एल्कली खा लिया है जो कि जलन उत्पन्न करे, इस तरीके से कभी भी इन पॉइजन्स के केस में आपने पेशेंट को वॉमिट नहीं कराना है। वॉमिट हमेशा तब कराएं जब ओरली वो कोई पॉइजन खा के आया और अभी कुछ 1-2 घंटा ही हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मैंने बताया, कहाँ नहीं कराएंगे, कभी भी कभी भी कोरोसिव पॉइजनिंग के केस में आपने नहीं कराना है वॉमिट, ठीक है। अनकॉन्शियस या कोमेटोज पेशेंट, कोमा में कोई पेशेंट पड़ा है अनकॉन्शियस है, उसमें नहीं कराएं। बच्चों में एंड प्रेग्नेंट लेडी में नहीं कराना है। कॉमनली यूज्ड एमेटिक ड्रग्स, ठीक है, कॉमनली कौन सी ड्रग्स जो है वॉमिटिंग के लिए यूज की जाती हैं, कॉमन सॉल्ट 1 टेबल स्पून, ठीक है। कॉमन सॉल्ट जो होता है 1 चम्मच जो है उसको एज अ वॉमिटिंग के लिए यूज करवाया जाता है, ठीक है। मस्टर्ड पाउडर है 2 टीस्पून, इसको भी यूज करा सकते हैं। बाकी तो फिर जिंक सल्फेट है, ठीक है, जिंक सल्फेट हो गया, अमोनियम कार्बोनेट हो गया, ये सब इनके खैर अभी नाम याद उतने करने की जरूरत नहीं है, 1-2 इजी इजी कर लेना, जिंक सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट ऐसे कर लेना, बाकी ये 2 लिख देना। कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, मस्टर्ड पाउडर है ये। अब इसमें हम बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर आपने जानने की जरूरत इसमें है नहीं, ठीक है, बस आपने इतनी कहानी इसकी जाननी थी। और अब जो मेन आपने ध्यान रखना है वो है गैस्ट्रिक लेवाज, ठीक है, ये क्या होता है, स्टमक वॉश। वो तो हो गया वॉमिटिंग इंडक्शन, ठीक है, एक प्रकार से पेट की सफाई। अब ये जो है ये एक्चुअल में गैस्ट्रिक लेवाज है, स्टमक वॉश है, ठीक है। ये अनएब्जॉर्ब पॉइजन के केस में हम लोग करते हैं। तो गैस्ट्रिक लेवाज का एक ट्यूब की सहायता से ये किया जाता है जिसे एवर्ट्स ट्यूब, बोस ट्यूब ये कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक रबड़ का ट्यूब होता है जिसकी लेंथ होती है करीबन 1.5 मीटर, ठीक है, और इसका बाहर का डायमीटर होता है 12.7 mm। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, गैस फिल्टर, फनल, रबर ट्यूब, सक्शन बल्ब, माउथ गैग, ठीक है, लोअर एंड ऑफ द रबर ट्यूब, इतना करने की जरूरत नहीं है। इंडिकेशन ये है कि हम इस गैस्ट्रिक लेवाज ट्यूब का कहाँ प्रयोग करेंगे, तो इंजेस्टेड पॉइजनिंग। अब देखो कोई जहर खा के आया, आप उसे जो ऊपर हमने वमन वाले देखा कि हमने उल्टी कराने के लिए कुछ कुछ दवाइयां खिलानी है, अब वो ऑलरेडी जहर खा के आया है, वो क्या पता ना कोऑपरेट करे, वो उस तरीके से ना करे जैसा हम रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे गैस्ट्रिक लेवाज करा दो, गैस्ट्रिक लेवाज ट्यूब डालो गले में, तुरंत पेशेंट जो है कर देता है उल्टी, ठीक है, बाहर निकल जाता है। तो ये गैस्ट्रिक लेवाज कहाँ कराना है, इंजेस्टेड पॉइजन जो भी उसने खाया है। कॉन्ट्राइंडिकेशन वही अगेन, कभी भी कोरोसिव पॉइजनिंग के केस में नहीं, पेशेंट को ट्रेमर्स आ रहे हैं, ठीक है, कोमा का कोई पेशेंट है, अपर जीआई ट्रैक का उसको किसी प्रकार का
इलनेस है वहां नहीं आपने कराना है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लेवाज में सबसे पहले बस आपने मेथड ध्यान रखिए, प्रोसीजर वाला तो इतना कुछ खास नहीं है। देखो मेथड में क्या ध्यान रखेंगे कि गैस्ट्रिक लेवाज क्या होता है, इज वॉशिंग अवे ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ट्रैक्ट, स्पेशली स्टमक का, ठीक है। जब कभी भी कोई इंजेस्टेड पॉइजन होता है उसमें पेट की सफाई करने के लिए गैस्ट्रिक लेवाज का यूज किया जाता है। ये एक ट्यूब की सहायता से किया जाता है, ठीक है। ये लाइफ सेविंग मेजर है, जब पॉइजन खाया है पेशेंट ने उसके विद इन 1 आवर अगर इसको कर दिया जाए। After the poison is absorbed in the stomach, the procedure will be proved ineffective. अगर पॉइजन अब्सॉर्ब हो गया तब आप ये कराते रहिए तो कोई फायदा है नहीं, पेट में वो पड़ा हुआ नहीं है। इवन इफ द पेशेंट हैव बीन वॉमिटेड आउट द कंटेंट्स, ठीक है, स्टिल गैस्ट्रिक लेवाज शुड बी परफॉर्म टू वॉश आउट द ट्रेसेस ऑफ द पॉइजन विच में बी प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक कैविटी। ये आपने ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कि क्या है, भले ही आपने उसको वॉमिटिंग करवा दी उसके बाद भी आपने गैस्ट्रिक लेवाज करना है। इससे क्या है, थोड़ा बहुत ट्रेसेस ऑफ पॉइजन है ना वो भी बाहर निकल जाएगा। गैस्ट्रिक लेवाज और स्टमक वॉश क्या है, प्रूव्स टू बी मैंडेटरी मेजर्स इन ट्रीटिंग इंजेस्टेड पॉइजन एक्सेप्ट व्हेन कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अलावा सब जगह से यूज करना है। और इसके लिए ना आप ये ध्यान रखिए कि कुछ एजेंट्स हैं जो कि हम लोग सोल्यूशन है कुछ जो यूज किया जाता है गैस्ट्रिक लेवाज के लिए, मैं अभी इसका एक वीडियो भी दिखा दूंगी। गैस्ट्रिक लेवाज में क्या हमने करना है, पोटेशियम पर मैग्नेट वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद होना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक्टिवेटेड चारकोल वेरी इंपॉर्टेंट, फुलर्स अर्थ, ये सारी चीजें जो है हम लोग यूज करते हैं गैस्ट्रिक लेवाज के लिए। ये जो है सेलेक्ट की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द डोज एंड द नेचर ऑफ द पॉइजन, ठीक है। और इन्फेंट्स में अलग है, बच्चों में इतना आपने करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ है, इतना कुछ काम करनी है। वो पहले लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों ने गलती से खा लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से नाक से इसको इंसर्ट करें धीरे धीरे धीरे, देखो इस तरीके से। पतला सा ट्यूब होता है, ऐसा कोई बहुत मोटा नहीं है। नाक के थ्रू जो है पूरा हमने इसे इंसर्ट करना है, देन फिक्स इट विथ एडहेसिव टेप, कंफर्मिंग द पोजीशन ऑफ द ट्यूब। अब देखो इस तरीके से हमने ना स्टेथ लगा के चेक करना है कि आप क्या करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि जो आपने ये ट्यूब डाला है वो सही से पेट में पहुंच गया या नहीं। इसके लिए आप क्या करते हो, वो ट्यूब के एक एंड पे ना हल्का सा सिरिंज से खाली एयर जैसी भरने की कोशिश करते हो, एयर या कुछ वाटर जैसा, और इंजेक्ट करते हैं एक साइड से, और ना स्टेथ से पेट में सुनते हैं। अगर वो सीधा सीधा पेट में पहुंचा है तो आपने चाहे एयर डाली है उस ट्यूब से चाहे आपने पानी डाला है तो वो पेट में पहुंचेगा और स्टेप से आप उसकी आराम से आवाज सुन सकते हो। ये चीज जो है कंफर्मिंग द पोजीशन ऑफ द ट्यूब होती है कि पेट में ही पहुंचा। ये देखो अब वो कुछ ये इस तरीके से कंफर्मिंग, ये कैसे करे, गश ऑफ एयर, ये देखो अब हवा डाल रहा है वो ट्यूब से और पेट स्टेप पे सुन भी रहा है, वो देखिए पेट पे सुन रहे हैं वो
स्टेप से कि हाँ वहीं पहुंचा है वो, ठीक है। ये देखिए अब जो है इस तरीके से सिरिंज से पेट से सारा जो है बाहर निकलेगा ट्यूब के थ्रू। ये देखो ऐसे जो है उसको बाहर सब सोख के निकाल रहे हैं धीरे धीरे। और कई बार क्या है, अगर नॉर्मली वो ना निकल पाए तो हम लोग नॉर्मल सलाइन का भी यूज करते हैं पॉइजन को बाहर निकालने में। पहले इंजेक्ट करना है फिर वो बाहर निकालना है। देखो इस तरीके से निकल के आ रहा है। कलेक्ट द, ये जो पॉइजन का सैंपल है हमेशा एक हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। ये पॉइजन है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ये है पॉइजन। अब जो है धीरे धीरे ट्यूब को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने पॉइजन का सैंपल कलेक्ट करके भेजना भी पड़ता है। तो ऐसे है ये वाला जो गैस्ट्रिक लेवाज हम इस तरीके से कराते हैं। यही सारा इसके प्रोसीजर में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना खुद से, जो उस वीडियो में दिखाया था उसी तरीके से यहाँ पे होता है। और इससे जो भी अनएब्जॉर्ब पॉइजन है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिक लेवाज का 5 मार्क्स में आ जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है पॉइजनिंग के मैनेजमेंट में वो है यूज ऑफ एंटीडोट्स, ठीक है। ये अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक केवल हमने 3 पॉइंट्स, देखो आयुर्वेद के हिसाब से पॉइजनिंग का मैनेजमेंट पूरा देख लिया। मॉडर्न के हिसाब से हमने पॉइजनिंग के मैनेजमेंट में केवल अभी 3 पॉइंट्स देखे हैं। पॉइंट्स इसमें कितने हैं, 6 पॉइंट है जिसमें से 3 देखे हैं। सबसे पहले रेसिसिटेट करना है, पेशेंट की जान बचानी है। सेकेंड स्टेप में जो अनएब्जॉर्ब्ड है उसको निकालना है, ठीक है। 3 भी एक्चुअली नहीं देखे हैं, सिर्फ 2 ही देखे हैं। अनएब्जॉर्ब पॉइजन को निकालना है, उसमें गैस्ट्रिक लेवाज भी आता है, वो हमने देख लिया। अब आगे जो है एंटीडोट्स, एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड वाइटल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब इसके आगे पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। इससे जो है पॉइजनिंग वाले से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। ओके, तो इस क्लास के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।